नमस्कार, मेरा नाम है प्रकृति तिवारी और आप देख रहे हैं मेजर पॉइंट। सर, आज का पॉइंट फिर से हॉर्मुज से रिलेटेड है। जी। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 80% शिप्स ट्रांसपोर्ट के लिए ओमानी रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो रूट जिसे यूनाइटेड नेशंस ने मान्यता दे रखी है, पर ईरान इसका लगातार विरोध कर रहा है और एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि ईरान इज ग्रेजुअली लूजिंग इट्स ग्रिप ओवर द हॉर्मुज। इस बात में कितना दम है सर? प्रखर, जवाब थोड़ा सा लंबा होगा जी। हमें समझने की जरूरत है कि अगर आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडिटर साहब से कि जरा हॉर्मुज को दिखाइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैप पे। अगर आप जैसे मैप पे देख रहे हैं तो आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्टर्न साइड में गल्फ ऑफ ओमान है और उसके वेस्टर्न साइड में पर्शियन गल्फ है और उसके बीच में पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ऐसा एक इन्वर्टेड यू टाइप का आप कह लीजिए कि इस तरह घुमावदार वो है। तो उसके जो नॉर्थ रूट है वो ईरानियन वाटर्स हैं। ओके। और जो साउथ रूट है वो ओमानी वाटर्स है। जी। वो थोड़ा सा यूएई का भी पानी है, लेकिन अगर आप बिल्कुल उसके ब्रिज पे जाएंगे तो वहां पे वो ओमानी वाटर्स हैं। अब ईरान शुरू में आप ईरान की कहानी कैसे बदली ये मैं आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा सा जवाब मेरा लंबा होगा। बिल्कुल। ईरान की कहानी इस तरीके से बदली कि एक जमाने में ईरान का कुछ महीने पहले ईरान का हॉर्मुज पर वर्चस्व हुआ करता था। कोई जाएगा मिसाइल मार देंगे, कोई जाएगा ड्रोन मार देंगे, मॉस्किटो फ्लीट है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये ईरान ने वहां पे बहुत ज्यादा कंट्रोल अपना दिखाया दुनिया को, और था भी ईरान का कंट्रोल। पिछले महीने से एक बात होना शुरू हो गई कि यार ओमान से बात करते हैं। वैसे पिछले महीने नहीं, 2 महीने से बात चल रही है कि ओमान से बात करके एक जॉइंट मैकेनिज्म निकालते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओमान भी कंट्रोल करेगा और ईरान भी कंट्रोल करेगा। जी। ओमान का पहले स्टेटमेंट था आज से 3 महीना पहले, ओमान का ही स्टेटमेंट, और मैं चाहता हूं ये सारी की सारी चीजें स्क्रीन पे देखें। ओमान का स्टेटमेंट ये था कि नहीं यार, वी बिलीव इन स्टेटस को, जो चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए, यानी कि पहले का निजाम चलना चाहिए और हम चार्ज नहीं करना चाहते किसी को। अच्छा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद क्यों कर रहा है पहले आप ये समझिए, तब आपको ये पता चलेगा कि जो आपने बोला ना कि लोग ओमानी वाटर से आ रहे हैं, वो बंद क्यों कर रहा है, पहले ये समझना पड़ेगा। जी। वो बंद इसलिए कर रहा है, एक तो आर्म ट्विस्ट कर सकता है दुनिया को। कोई भी अटैक करेगा ईरान के ऊपर, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा, पूरी दुनिया से चीख पुकार निकलेगी और फिर क्या होगा कि लोग दबाव डालेंगे उस अटैकिंग पार्टी पे। वो इजराइल हो सकती है, वो अमेरिका हो सकता है, कोई XYZ हो सकता है, उसके ऊपर भयानक दबाव आएगा और दबाव आने के बाद फिर ये हो जाएगा कि नहीं साहब, ये तो कि आप ये लड़ाई बंद करिए, हमें दिक्कत हो रही है, आप लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी, देखिए ईरान को, हम ईरान को क्या समझाएं, अटैक तो आपने किया। ये ईरान चाहता है, राइट। दूसरा, ईरान ने ईरान को पैसे की और डॉलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ये ईरान की मजबूरी बन गई है। कुछ समय पहले ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करना एक प्रेशर टैक्टिक थी। आज की तारीख में एक फाइनेंशियल टैक्टिक है। ईरान को वो पैसा चाहिए, ईरान के पास पैसे खत्म हो गए लगभग। ईरान के जो बाहर फंड्स थे वो लॉक कर दिए गए, वो ईरान को नहीं मिले। उसके अलावा जो यूएस ने और सैंक्शंस लगाने की बात करी, वील कम टू दैट लेटर, कि और इकोनॉमिक स्ट्रैंगल होल्ड अपना मजबूत करने के लिए, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये ईरान की बन गई मजबूरी। अब ओमानी रूट से लोग निकल रहे हैं, जैसा आपने बोला 80% ऑफ द शिप्स आर गोइंग थ्रू द ओमानी रूट, यानी कि सदर्न रूट से जा रहे हैं। वो अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपॉन्डर वो चीज जिससे पता लगता है भाई यहां पे जहाज है, ये जहाज है, जहाज ट्रांसमिट करता है, वही आपने ऑफ कर दिया। और वीक्स ऑन एंड, महीनों तक ट्रांसपॉन्डर ऑफ है, जहाज का पता ही नहीं है जहाज कहां पे। जी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना चौड़ा भी नहीं है कि बिना ट्रांसपॉन्डर के ईरानियंस को पता ना लगे। वो तो घूमते रहते हैं वहां पे। जी। उनका केशम आइलैंड और दुनिया भर के तो आइलैंड है वहां पे, तो वो तो घूमते रहते हैं, उनको तो पता लग जाएगा अगर कोई शिप जा रहा है तो ईरानियंस को। यानी कि ट्रंप की बमबारी जो है, जो ट्रंप ने वहां पे पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जो बमबारी करी थी और लगातार करी थी, हेवी बमबारी करी थी, उसका यह असर हुआ है कि ईरान की अब वो कैपेसिटी नहीं रह गई जो पहले थी। ईरान की वो कैपेसिटी डिग्रेड और डिल्यूट हुई है, ये बात सच है। ईरान की कैपेसिटी कम कर दी है। आज की तारीख में भी ईरान परेशान कर सकता है, लेकिन सबसे पहले ईरान का यह बोलना कि हम ओमान के साथ वर्कआउट करेंगे, पहली वीकनेस थी। और दूसरी वीकनेस है कि अब ये कहना, और ये केपलर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, केपलर का डेटा ये कहता है कि 80% ऑफ द शिप्स आर यूजिंग ओमानी वाटर्स, राइट। इसका मतलब ईरान अब वो सलाहियत नहीं रखता कि जो पहले कहता था ना कि अगर तुमने यहां से एक कदम बाहर रखा मैं गोली मार दूंगा, वो चैप्टर खत्म हो गया। जी। तीसरी बड़ी बात,
अब ईरान को जरूरत पड़ रही है रशियन वेपन्स की दोबारा भारी मात्रा में। ओके। क्योंकि हमें तो ये स्टोरी सुनाई गई थी ना कि ईरान के पास पहाड़ हैं और पहाड़ के नीचे पूरा शहर है और पता नहीं कितनी लाखों मिसाइल हैं और कितनी लाखों बैलिस्टिक मिसाइल हैं और कितने करोड़ों ड्रोन। मीडिया ने तो ऐसे हाइप अप कर रहा था कि जैसे पता नहीं नीचे जैसे कुकीज बनाते हैं ना फैक्ट्री में, बिस्किट्स या कुकीज बनती हैं, वैसे वो लोग ड्रोन बना रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल सर, इट्स नॉट लाइक दैट। तो यहां से रशिया सप्लाई कर रहा है। अब इसके ऊपर एक और सवाल आता है, ईरान के पास, अगर मैं ही कह रहा हूं कि ईरान के पास पैसा नहीं है देने के लिए, या ईरान की इकोनॉमी बहुत मुसीबत में है, ईरान के पास डॉलर्स नहीं है, तो फिर ईरान रशिया को ऐसा क्या दे रहा है? ऐसा रशिया को ईरान क्या दे रहा है जिससे कि रशिया उसको उसके एवज में हथियार दे दे? तेल रशिया को चाहिए नहीं क्योंकि रशिया के पास भी है। गैस रशिया को चाहिए नहीं, राइट, क्योंकि गैस भी रशिया के पास है। तो हथियार क्यों दे रहा है वो इसलिए दे रहा है क्योंकि पीछे से चाइना फंड कर रहा है। और चाइना एक लेवल तक फंड करेगा, चाइना एक लेवल तक फंड करेगा और चाइना एक लेवल के बाद फंडिंग बंद कर देगा। जैसे चाइना ने पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर थी ना, उसको बंद कर दिया ना, उसने ताला लगा दिया। उसने बोला कि पागल लोग हैं यार पाकिस्तानी, इनके बस का कुछ है नहीं, करते वरते कुछ, करप्ट हैं, नालायक भी हैं, टैलेंट भी नहीं है। सो इतना बड़ा उनको ये घी हजम नहीं हुआ पाकिस्तानियों को, उसने बंद कर दिया। ईरान के लिए दूसरा सेंटिमेंट होगा कि ईरान ने लड़ा बहुत मजबूती से, बहादुरी से ईरानी लड़े, लेकिन अब उनका स्ट्रक्चर क्रम्बल होना शुरू हो गया है। अब इट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल। बिल्कुल ठीक है। सो दैट इज द लार्ज गेम। सर, आपने जो बोला कि अभी ईरानी मजबूती से लड़े, जी सर, ये एक चीज थी कि लोगों के मन में उनके प्रति सांत्वना थी कि एक छोटा सा देश इतने बड़े देश के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है। पर लगातार हम देख रहे हैं, खासकर जो ये खबर आई कि ओमानी बॉर्डर से 80% ऑफ शिपमेंट जा रहे हैं और वो ढूंढ के अभी भी हमले करने की कोशिश कर रहा है उन ऑयल वेसल्स के ऊपर। तो क्या इस सांत्वना वाली जो फीलिंग है, सिंपैथी वाली भावना है, वो भी कम हो रही है धीमे धीमे? यार देखो, किसी को सांत्वना नहीं थी ईरान के साथ, मैं आपको बता दूं। और जब इजरायलियों ने हमला करा ना ईरान के ऊपर, तो सबसे ज्यादा तो तालियां पीटी अरब देशों ने पीटी। आपको क्या लगता है कि कौन ईरान का फेवरेट चल रहा है यहाँ पे? क्या आपको लगता है सऊदी अरब ईरान को पसंद करता है, बहरीन करता है, कतर करता है, कुवैत करता है, या फिर आपको लगता है यूएई पसंद करता है, ओमान पसंद करता है? कौन पसंद करता है? कोई नहीं पसंद करता। तो सांत्वना कहां से आ रही है? बांग्लादेश से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है। तो बोथ द कंट्रीज डोंट हैव एनी मनी। राइट। सांत्वना के पीछे बल भी होना चाहिए और पैसा भी होना चाहिए, और दोनों कंट्रीज के पास दोनों चीजें नहीं है। ठीक है। देखो, एक तो है कि लार्जर इस्लामिक नैरेटिव कि उम्मा का हिस्सा है, एक तो वो कहानी है, लेकिन उससे मजबूत नैरेटिव है बेंजामिन। बेंजामिन क्या होता है पता है आपको? आज आपकी नॉलेज में हम थोड़ी बढ़ोतरी कर देते हैं, इजाफा कर देते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रेसिडेंट था यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसकी फोटो उनके $100 के नोट पे छपी है। समझ गए जी? तो $100 का नोट है ना, वही जियोपॉलिटिक्स और वही डिप्लोमेसी है। बस इतनी सी बात है। देखो, ईरान का कोई फैन क्लब नहीं है जी। ईरान का कोई भी फैन क्लब ऐसा नहीं है कि जो लोग कहेंगे हम ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और किसी मुस्लिम देश ने खुल के ये नहीं बोला कि ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने डायलॉग मारा क्योंकि अमेरिका ने बोला था तू डायलॉग मार दे, क्योंकि तुझे बीच में इस्लामाबाद में समिट करवाना है, तू भरोसा जीत ले, वरना ईरान तो नेबर है। पाकिस्तान अगर इतना ही उछल रहा है इस्लामिक उम्मा मुसलमान है, एक दूसरे के लिए, एक को सर में दर्द होता है तो पैर को भी महसूस होता है, अगर ये डायलॉगबाजी पाकिस्तानियों को करनी है तो तुम्हें कौन सा दूर जाना है? तुम्हारा नेबर है, भेज दो 2-3 लाख फौजी ईरान के अंदर जो कि अमेरिका से लड़ेंगे, भेज दो अपने फाइटर जेट्स, भेज दो अपनी नेवी, क्यों नहीं भेजते जी? ये सब कहने वाली बातें हैं, ये सब डायलॉगबाजी है। जैसे बॉलीवुड के पिक्चरों की डायलॉगबाजी होती है ना कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, करता कुछ नहीं है, ये डायलॉगबाजी है। दैट्स ऑल। सर, इसके बाद खबरें ये भी आ रही हैं कि यूएस प्रोटेक्शन दे रहा है उन शिप्स को जो शिप्स ओमान की साइड से निकल रहे हैं। ट्रंप जो बार बार दावा करते हैं वी हैव टोटल कंट्रोल ओवर हॉर्मुज, तो क्या इस दावे में कुछ हकीकत है? क्या उस तरफ अमेरिका बढ़ रहा है? मुझे लगता है कि कुछ हकीकत तो है। मैं भी सोचता था कि ट्रंप बिल्कुल ही हवाबाजी कर रहा है, अभी भी मैं यही सोचता हूं, लेकिन हवाबाजी का जो कंटेंट है पहले 100% से वो 30% पे आ गया, 70% तो उसने सच बोला है। अब मैं बताता हूं क्यों। अगर केपलर ये कहता, मेरा कारण क्या है? अब लोग कहेंगे साहब कल तक तो आप कुछ और कह रहे थे। नहीं, केपलर जो एजेंसी है, KPLER, आप जाके चेक कर सकते हैं केपलर को। केपलर जो एजेंसी है वो कह रही है कि 80% जहाज जो है वो सदर्न रूट से आ रहे हैं, गल्फ ऑफ ओमान से। जी। अगर
आई बेग योर पार्डन, फ्रॉम दी ओमानी वाटर्स। ओमानी वाटर्स, ओमानी वाटर, गल्फ ऑफ ओमान तो फिर आपके ईस्ट की तरफ हो गया ना, वो अलग इलाका है। तो आपके ऐसे आ रहे हैं नीचे की तरफ से, जब नीचे की तरफ से आपके यानी कि सदर्न रूट से ओमानी पानी से आपके 80% जहाज आ रहे हैं, वो 80% जहाज मैं कह रहा हूं कि 100 में से 80 आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हजारों जहाज जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं 50 जा रहे हैं। 50 जा रहे हैं आपके जहाज, राइट जी। जितने भी जा रहे हैं आपके, जा तो रहे हैं ना, जा रहे हैं। फिर अगर वो जा रहे हैं जहाज एंड दोज शिप्स हैव नॉट बीन हार्म्ड, अगर उन शिप्स पे किसी ने अटैक नहीं करा, तो फिर मैं आपसे ये पूछता हूं, चाहे उन्होंने ट्रांसपोंडर ऑफ कर दिया हो, ईरान की वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कहां गई शिप्स को अटैक करने की? वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कहां पे? वेयर इज दैट कैपेसिटी? नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि हमें तो मीडिया ने यही बताया था कि ईरान के पास तो पहाड़ के नीचे पूरे के पूरे शहर हैं, उनके पास इतनी मिसाइल हैं कि अगले 150 साल तक लड़ते रहेंगे, फायर ही करते रहेंगे, फायर ही करते रहेंगे, नीचे बिल्कुल मैन्युफैक्चर हो रही है जैसे बिस्किट बनते हैं चाय के लिए, कट कट कट, ग्लूकॉन डी की फैक्ट्री टाइप की उन्होंने लगा रखी है, और दे दनादन दे ड्रोन बना रहे हैं। वो कहाँ है ड्रोन्स? ये देखना पड़ेगा। सर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो बात चल रही थी ईरान और ओमान की कि हम साथ में मिलकर कोई जॉइंट स्टेटमेंट डालेंगे और हम बातचीत कर रहे हैं, और उसके ऊपर क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस बची है आपकी? बिल्कुल जीरो हो गई है। देखो बात यह है कि ईरान समझता है, ईरान को देखिए इस वक्त मदद चाहिए। ईरान ने पहले सोचा था हम खुद कर लेंगे, अब ईरान को ओमान की जरूरत पड़ गई है। ओमान की आर्म्ड फोर्सेस इतनी तगड़ी नहीं है। ओमान इज अ वेरी स्टेबल कंट्री, इट्स अ रिलेटिवली वेल टू डू कंट्री, स्ट्रेटेजिकली बहुत, जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ओमान, लेकिन ओमान की आर्म्ड फोर्सेस ऐसी नहीं है कि जो लड़ाई लड़ना है किसी के साथ। और मुझे लगता नहीं है कि ओमान चाहेगा, मुझे नहीं लगता कि ओमान चाहेगा जी ईरान से लड़ना या किसी से भी लड़ना, राइट। और ये सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो इस्लामिक उम्मा का चूरन खासतौर से जो पाकिस्तानी बेचते हैं, लाहौरी बेचते हैं ना, ये सब झूठ है। कोई उम्मा नहीं है, कोई ब्रदरहुड नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। आप स्क्रीन पे देखिए, और ये बड़े बड़े अखबारों की जो हेडलाइन बनी, जीनत बनी है अखबारों की, आप ये देखिए। ये कह रहे हैं सऊदी अरब ने अमेरिका को बोला था कि यार तुम ईरान के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे, और जब सीज फायर हुआ पहला, तब सऊदी ने बोला कि भाई तुमने सीज फायर क्यों कर दिया, और मारो उसको। वो कहां गया? 83 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, अब कहां गया वो चूरन जी। और फिर ईरान हमला करता है सारे मुस्लिम कंट्रीज पे, ये कह के कि तुम्हारे पास एयर बेसिस हैं, तुम्हारे पास मिलिट्री बेसिस हैं, ठीक है। एक बात बताओ मुझे यार प्रखर, टेल मी समथिंग। जी सर। ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदी अरब ले लो, कतर ले लो, कुछ भी ले लो, जिसके अंदर अमेरिकन बेसिस हैं, उन्होंने जाहिर सी बात है उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बनवाए, अमेरिका से टाई अप हुआ बिल्कुल कि आपको एक प्रेजेंस मिल जाएगा, हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी। यही तो स्टोरी होती है, दोनों का फायदा होता है, तब जाके चीजें होती हैं। ये जो अरब देश थे उनको सिक्योरिटी किससे चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूं। सर इनको किसी से सिक्योरिटी नहीं, जैसा आप बार बार बोलते रहते हैं कि नहीं, सोचो अगर कतर जैसा मुल्क अरबों डॉलर खर्च करता है और अल उदैद एयरबेस देता है अमेरिकन को, मिलिट्री बेस है एक्चुअली, उसमें एयरबेस भी है, मिलिट्री भी है। सऊदी अरब पता नहीं आधे दर्जन, एक पता नहीं कितने मिलिट्री बेसिस रखता है। बहरीन, जो आपको नक्शे में नहीं मिलेगा, बहरीन आपको 2-3 बार जूम करना पड़ेगा, तब आप बोलेंगे अच्छा ये कतर के इधर उल्टी साइड में खड़ा हो, ये बहरीन छुटकू सा, उसके अंदर बेस है। तो अब आप मुझे एक बात समझाओ कि भाई साहब ये चल क्या रहा है? ये जितने भी मुस्लिम देश हैं, अरब देश हैं, इनको अरब बेसिस, इनको माफ करिएगा, यूएस के बेसिस चाहिए क्यों? व्हाई डू दे नीड यूएस बेसिस यार? आप बताओ, किसके खिलाफ चाहिए? खतरा तो किसी से नहीं है। क्यों नहीं है? किसने हमला करा था उनके ऊपर? सर सऊदी के ऊपर हूती हमला करते रहते हैं लगातार। अभी पिछले 3-4 महीने के अंदर किसने किसके ऊपर हमला किया? अभी सर सबसे बड़ा खतरा देखा जाए तो ईरान को ही है बस। ईरान को नहीं, ईरान से। जी जी। सऊदी अरब, आपको लगता है कि सऊदी अरब ने, चलो एक छोटा सा हम गेम खेलते हैं, 1 मिनट, सबके सामने हम एक बात लाते हैं, और ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है? ये कहते हैं कि म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस अग्रीमेंट हुआ था यूएस और सऊदी अरब के बीच में 1951 में। ओके। 1951 में, उसके बाद बेसिस बने। साल क्या था? 1951। 1951, ठीक है, अमेरिका और सऊदी अरब का। मैं सिर्फ सऊदी अरब की बात कर रहा हूं अभी। हूथी कब फाउंड हुए?
1994 में कि क्या ये इस्लामिक रेजिम जो है ईरान में, ये तो 1979 में आई, खुमैनी 1979 में आया जी। तो सऊदी अरब को 1951 में किससे खतरा था? सोचना जरा, ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? कल आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा मैं ये चीज। नहीं प्रेजेंट मत, चुपके से बता देना पीछे से। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो आप देखिए ना, आपके सामने मैंने गूगल सर्च करा, इनकी जो डिफेंस एग्रीमेंट हुई थी, अमेरिका और सऊदी अरब की डिफेंस एग्रीमेंट है। अमेरिका ने अपना वादा कम से कम पूरा करा, कुछ बचाने की कोशिश करी, कर पाया नहीं कर पाया, कोशिश करी। पाकिस्तानियों के साइन करा, पाकिस्तान ने वो भी नहीं करा। जी सर। सर 2 सवाल और बचे, हाँ। समय कमी है पर 2 छोटे छोटे सवाल ले लेता हूँ। पहला तो ट्रंप का अभी हालिया बयान आया है, उसने पोस्ट किया ट्रूथ सोशल पे, उसने लिखा है कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जितना बड़ा ऑपरेशन और जितना बड़ा इकोनॉमिक वॉर हम ईरान के ऊपर अब लॉन्च करने वाले हैं। और ये भी साथ में धमकी दी है कि अगर किसी ने मदद करने की कोशिश करी, कोई ईरान के साथ आया, तो उनको भी हम नहीं बख्शेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं फिर कर नहीं पाते। मैं डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले करिए फिर बोलिए मैंने कर दिया है। ये बड़ी बड़ी बातें करना कि मैं ऐसा करूंगा, ईरान बर्बाद हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्यों लंबी लंबी छोड़नी यार? जी, क्यों लंबी लंबी फेंकनी? आप करो, आपको जो करना है। आपको हमने मना करा है कि गौरव आर्या गया था व्हाइट हाउस मना करने के लिए कि जरा वैसा मत करो। आप एक बात बताओ, ईरान का सबसे बड़ा बेनिफैक्टर जो है दैट इज चाइना। यूएस चाइना के ऊपर टैरिफ लगा के उसने 2 बार देख लिया है। पिछले 1-1.5 साल में 2 बार टैरिफ लगाया था, 2 बार उसके हाथ जल गए। चाइना ने बैंड बजा दिया यूएस का, चाइना ने यूएस का बैंड बजा दिया। क्यों बजा दिया? ये जो चाइना है, ये जो भस्मासुर तैयार किया है, ये अमेरिका ने ही तैयार किया है। क्योंकि अमेरिकन ने बोला हम बनाएंगे माइक्रोवेव ओवन, हम बनाएंगे गाड़ी, हमारी ये औकात है कि हम ऐसे छोटे काम करेंगे? नहीं, हम तो बनाएंगे फेसबुक, हम तो बनाएंगे ट्विटर, हम तो एआई खेलेंगे। चाइना ने बोला ठीक है भाई, हम कर लेते हैं। यूएस ने चाइना को पैसा दिया। चाइना में लोग आज से 50-60 साल पहले लोग भूख से मर रहे थे, फैमिन होते थे चाइना में। राइट। चाइना में बुरा हाल था। और चाइना के जो पैरामीटर्स थे, इकोनॉमिक पैरामीटर्स, दोज वर वेरी बैड, पैथेटिक थे। थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी चाइना। चाइना में जो इकोनॉमिक मिरेकल हुआ है दैट इज फंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें ट्रेनिंग भी देंगे, हम तुम्हें पैसा भी देंगे, हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, हम तुम्हें मशीन भी बना के देंगे, हम फैक्ट्री भी बना के देंगे। Chinese are very smart people. Right. Chinese are very smart people. They learned everything and they beat the Americans at their own game. तो इसके पीछे का भी एक बहुत लंबा इतिहास है। ये नहीं कर सकते, इनकी सप्लाई चेन्स इतनी इंटरलिंक्ड है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये सब फालतू की बातें, हम ये बर्बाद कर देंगे। हाँ ठीक है, बाकी देशों पे आप प्रेशर डाल लोगे थोड़ा। इंडिया ने तो वैसे ही 0 कर दिया चाबार की फंडिंग इस साल। डिफेंस बजट, इस साल जो हमारा बजट था, वी गेव चाबार नो मनी, जी, है ना? और बाकी चीजें आप कैसे प्रेशर डालोगे? हम कौन सा तेल खरीद रहे? कौन सबसे ज्यादा कौन खरीद रहा है? चाइना खरीद रहा है। करो। आई वॉन्ट टू सी अमेरिकन पुट 200% टैरिफ ऑन चाइना। लगा के देखो जरा एक बार, ठीक है? सर एक आखिरी सवाल, ये सर सोशल मीडिया वाला वॉर गेम भी चल रहा है इन दोनों देशों के बीच, ईरान और यूएस के बीच। हमने इसकी शुरुआत हम बहुत पहले से देख रहे हैं। जब गोल्फ खेलने जाते हैं ट्रंप, तब उनकी कीनिया की एम्बेसी ट्वीट कर देती है। उसके बाद ट्रंप ट्वीट करते हैं हॉर्मुज़ की फोटो और लिखते हैं न्यू यूएस टेरिटरी। उसके बाद एक और अपडेट इसमें आई है, ईरान की जो एम्बेसी है हैदराबाद के अंदर, इनका कॉन्सुलेट है, इन्होंने एक ट्वीट किया है रिसेंटली और यूएस का मैप लगाया है और लिखा है न्यू टेरिटरी ऑफ ईरान इज कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया को हाईलाइट भी किया है। ये सब बचकानी हरकतें हैं। इसमें ट्रंप भी बचकानी हरकत कर रहा है, इसमें ईरानी जो है वो भी बचकानी हरकत कर रहे हैं, ठीक है? ये हैदराबाद वाला वही था जो मेरे पीछे पड़ा था। जी। फिर मैंने इसके दौड़ाया इसको, हैदराबाद वाले को, जो ईरान का कॉन्सुलेट है ना, ये सब फर्जीवाड़े की। इसमें ट्रंप भी फर्जीवाड़ा कर रहा है और ईरानी भी फर्जीवाड़ा कर रहा है। उसने कर दिया, इन्होंने भी कर दिया। बात यह है कि ईरान की जो करेंसी है ना, ईरान की करेंसी जरा ये भी देख लेते हैं। आज एक भारत का रुपया, ये एआई कह रहा है, भारत का 1 रुपया ईरान के 14,360 रियाल के बराबर है, ठीक है ना? अब कन्वर्जन टू यूएसडी देख लेते हैं। 1 यूएस डॉलर ईरान के अबे तेरी गलत हो गया, 13 लाख, ठीक है, 74,600 ईरानियन रियाल है। 13,74,000 13,74,600 ईरानियन रियाल, लगभग 14.25 लाख। हाँ,
तो अब आप ये समझ लो कि फ्री फॉल में है करेंसी उनकी, और हैदराबाद से ट्वीट कर रहे हैं, और ट्विटर किसका है? ईरान वालों का है सर। ईरान वालों का ट्विटर कहां से आ गया? ट्विटर तो अमेरिका वालों का ही। हाँ, तो जो भी कंटेंट बना रहे हैं सबका सभी अमेरिकन पे ही बना रहे हैं जी। कल अमेरिका बोले कि ईरान के जितने भी ट्विटर हैंडल हैं सब बंद करो। हो गया गेम खत्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।